नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 7 का 9वां और अंतिम टॉपिक रेगिस्तान में जीवन। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि विश्व के जितने भी रेगिस्तान हैं, चाहे वो सहारा मरुस्थल हो, चाहे वो थार का मरुस्थल हो, काल्हारी हो, या इसके अलावा जो ठंडे मरुस्थल हैं, चाहे वो लद्दाख का मरुस्थल हो या और कोई हो, उसमें किस प्रकार का जीवन होता है और वहाँ के लोग किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, बहुत कम लोग वीडियो को शेयर करते हैं, आप ज़रूर शेयर करें। आओ शुरू करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है, और यहाँ पीने के लिए जल नहीं हो, मवेशियों को चरने के लिए घास नहीं हो, फसलों के उगने के लिए जल नहीं हो, तो ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। तो दोस्तों, जल और वायु ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। जब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं, इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं और कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं, और ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। देखो दोस्तों, फिर भी लोग ये जीते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे हो सकते हैं। दोस्तों, तापमान के आधार पर मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा गर्म, दूसरा होगा ठंडा। और इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। दोस्तों, क्या करते हैं यहाँ लोग, यहाँ थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, कृषि करने के लिए बस जाएंगे यहाँ, क्योंकि जल में ही कृषि होती है। रेगिस्तान किसे कहते हैं? ये एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा अत्यधिक निम्न तापमान और विरल वनस्पति है। तो यहाँ क्या होता है, अत्यधिक उच्च और अत्यधिक निम्न तापमान होगा और विरल वनस्पति होती है रेगिस्तान में। और अब हम देखते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा। ये दोस्तों सहारा मरुस्थल किस तरह, दोस्तों ये पूरी मिट्टी मिट्टी है, और यहाँ ऐसे दोस्तों कुछ इन्हें छत्रक शिला कहते हैं, कुछ इस तरह पर्वत भी होते हैं जो बहुत कमज़ोर सतह वाली पत्थर होते हैं, उनसे बड़े होते हैं। विश्व और अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कितना क्षेत्रफल है दोस्तों? 8,54,000 वर्ग किलोमीटर, बहुत लंबा चौड़ा है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। कितना बड़ा है दोस्तों, भारत से भी 2.5 गुना अधिक विशाल है। सहारा का मरुस्थल है, कई देशों में फैला हुआ है, और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। कितने देशों में? 11 देशों में। और ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। दोस्तों, ये इतने देश हैं, 11 देश हैं, और इन 11 देशों में ये सारा रेगिस्तान फैला हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। और नेक्स्ट देखते हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, वरन या बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। दोस्तों, बजरी भी मिलती हैं, उत्थित पठार भी मिलेंगे नंगी चट्टानों के। और ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। इतनी ऊंची चट्टानें भी हैं दोस्तों यहाँ सहारा मरुस्थल में। क्या आप जानते हैं
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। दोस्तों, पहले जो सहारा मरुस्थल था हजारों लाखों साल पहले हरा भरा था और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों और मगर पाए जाते हैं। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ दोस्तों क्या क्या पाए जाते हैं? हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरी। परंतु यहाँ जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है और सहारा मरुस्थल ये कई देशों में फैला हुआ। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, ये दोस्तों इन देशों में फैला हुआ है। और पश्चिमी सहारा ये देश है, मॉरिटानिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये बहुत इतना विशाल क्षेत्र में है। और इसके अलावा दोस्तों ये सोमाली गणराज्य नीचे है। और नीचे दोस्तों ये जो क्षेत्र है यहाँ कालारी मरुस्थल मिलेगा नीचे वाले क्षेत्र में। और ये मोजाम्बिक द्वीप समूह है, यह हिंद महासागर है और इस साइड है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु कैसी है इन महासागरों में, इन रेगिस्तान में। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म व शुष्क है और यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है और यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा नदी से वाष्पित हो जाती है। यह नमी क्या होती है दोस्तों? संचय नहीं होती है, उनकी अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है और दिन अविस्मरणीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है। तो आपको याद रखना है दिन के समय तापमान कितना होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, जिससे रेत और नगन चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है और इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और रातें अत्यधिक ठंडी होती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाता है। हिमांक बिंदु किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं और इसके नीचे तापमान चला जाता है। क्या आप जानते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र जो कहाँ है? वर्तमान में त्रिपोली लीबिया में है दोस्तों। इनके दक्षिणी भाग में है अल अजीजिया, त्रिपोली, ये लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, इसके दक्षिणी भाग में है। और यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। 1922 में कितना हुआ था? 57.7 डिग्री सेल्सियस हुआ था। ये दोस्तों जो ये लीबिया वही है जहाँ के कर्नल गद्दाफी यहाँ के शासक थे, जो क्या बोलते हैं अरब क्रांति हुई थी ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया, लीबिया, इन देशों में। अगला है दोस्तों वनस्पति जात और प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। क्या मिलेगा? कैक्टस मिलेगा, खजूर के पेड़ मिलेंगे और एकेसिया मिलेगा। और यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप है। तो यहाँ कुछ स्थान पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियों, छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव हैं। सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान, ये दोस्तों मरु उद्यान देखो, जैसे पेड़ पौधे हैं इसे मरु उद्यान कहते हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकता है? तो दोस्तों जो मछलियों के कंकाल मिले हैं तो यहाँ पहले शायद यह समुद्र हुआ करता था सहारा मरुस्थल में, इस वजह से मछलियों के कंकाल मिले हैं। यहाँ के लोग किस प्रकार होते हैं सहारा रेगिस्तान के, वो देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टहारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और इनमें बेदुइन और तुआरेग भी शामिल है। यहाँ कौन से हैं? बेदुइन और तुआरेग। दोस्तों ये यहाँ के समुदाय हैं, बेदुइन और तुआरेग समुदाय यहाँ के हैं सहारा रेगिस्तान के। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है और इनकी खाल से ये पैटी
जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियाँ और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। दोस्तों, धूल भरी आंधियों से और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरु उद्यान और मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरु उद्यान है और मिस्र में नील घाटी। दोस्तों, मरु उद्यान में लोग रहेंगे, नील घाटी में नील नदी की सभ्यता हुई है, वहाँ भी लोग रहते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। या चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें हैं, ये उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में कपास उगाई जाती है दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बना देती है। जब दोस्तों रेत को हवा उड़ा ले जाएगी, गर्त बन जाएगा, और जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरु उद्यान बढ़ते हैं। दोस्तों, जब मिट्टी उड़ जाएगी, रेत उड़ा लाएगी और वहाँ गर्त में क्या होगा, ज़मीन का पानी ऊपर आ जाएगा तो मरु उद्यान बन जाएगा या पेड़ पौधे लग जाएंगे। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। और कभी कभी यह मरु उद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट इनका नाम है दोस्तों, मोरक्को देश में है। टैफिलालेट एक मरु उद्यान है। एक विशाल मरु उद्यान 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, यह भूमिगत जल 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पानी खूब यहाँ मोरक्को में टैफिलालेट। तो यहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण दोस्तों तेल भी मिलता है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में। सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित है। तो यहाँ तेल तो मिलता ही है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में। इसके अलावा लोहा, फॉस्फोरस और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ गया है और आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। अब तुआरेग लोग यहाँ के लोग हैं, सहारा रेगिस्तान के तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, गाइड का। और आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, जहाँ से तेल और गैस के कार्यों से या नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी मिल भी जाती है दोस्तों इनको। और अब देखते हैं हम, ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख, इसके बारे में जानेंगे। पहले हमने गर्म रेगिस्तान पढ़ लिया, सहारा, अब ठंडा रेगिस्तान पढ़ेंगे। दोस्तों, लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। पहला है ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा, और दाह का देश है, दाख का अर्थ है देश, यानी कि पर्वतीय दर्रे का देश है, उसे लद्दाख कहते हैं। लद्दाख शब्द दो शब्द से बना है, ला यानी पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश, पर्वतीय दर्रे का देश। क्या आप जानते हैं पृथ्वी की सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है? लद्दाख कहाँ स्थित है? पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में लद्दाख में है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जे&के के पूर्व में वृद्ध हिमालय में स्थित एक लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। अब दोस्तों, एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है अब। और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ। तो आपको ध्यान रखना है, इसके उत्तर में तो है काराकोरम और दक्षिण में है जास्कर और बीच में है लद्दाख। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। और ये नदियाँ गहरी घाटियों और महाखंड गोर्ज का निर्माण करती हैं। और लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये गैंगरी क्या है? गैंगरी एक हिमानी है जो लद्दाख में पाई जाती है। कौन सी हिमानी होगी? गैंगरी हिमानी। और लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक
पाई जाती है। लद्दाख की ऊंचाई भी खूब है दोस्तों। इनकी कारगिल में इसकी ऊंचाई मिलेगी लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से। कारगिल में तो कम है 3000 मीटर, क्योंकि नीचे है। काराकोरम ज़्यादा ऊंचा है 8000 मीटर। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है और इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है और जिससे सूर्य की गर्मी को अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। दोस्तों जब जितनी भी सूर्य की गर्मी पड़ती है, वैसे तो ये कम ही पड़ती है सूर्य की गर्मी, लेकिन जब पड़ेगी तो तीव्र ही महसूस होगी, क्योंकि सूर्य जो वायु की परत है, जो सौरमंडल बहुत पतली है, क्योंकि ऊंचा स्थान है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कुछ अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला जाता है। और दोस्तों शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री से नीचे रहता है शीत ऋतु में, चूँकि हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। दोस्तों जो लद्दाख है हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। इस वजह से दोस्तों वर्षा कम होती है। ये जो लद्दाख का हमें चित्र दे रखा है, इसको देखना है। ये दोस्तों लद्दाख ये जे.एंड.के है। ये तिब्बत आ गया इस साइड रोहतांग दर्रा आ गया, बारालाचा आ गया। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर, जोजिला, कारगिल। ये कारगिल दोस्तों लद्दाख में है। जोजिला दर्रा जे.एंड.के में है। ये लद्दाख श्रेणी दोस्तों। ये जास्कर नदी बह रही है, श्योक सिंधु नदी है, ऊपर श्योक, ये श्योक नदी है। देहरा गोमपास है, श्योक नदी है। फिर ऊपर देखते हैं, ये सियाचिन हिमनद है दोस्तों। सियाचिन ये हमारी जो आर्मी है यहाँ पर निवास करती है, सियाचिन हिमनद। दोस्तों सियाचिन हिमनद भी सबसे ठंडे स्थानों में से गिना जाता है। इंडस नदी है जिसे सिंधु नदी कहते हैं। देहरा गोमपास गिन लिया। श्रीनगर, गिलगित ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ये विभाजित कश्मीर का भाग है दोस्तों। ये जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1972 का, तब पाकिस्तान ने हड़प लिया था ये गिलगित वाला क्षेत्र। अगला देखते हैं। और दोस्तों वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है और ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज़ जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय ही उष्माघात और तुषारोपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप यानी मतलब एक जगह गर्मी होती है, एक जगह ठंड, उष्माघात और तुषारोपघात। दोस्तों पैर छाया में होंगे तो इतनी ठंड पड़ेगी कि पाँव जम जाएंगे। और जैसे अपना सिर है, मान लो ये गर्मी में है तो ज़्यादा गर्मी भी लगी। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। दोस्तों लद्दाख का एक अन्य नाम है खापा चान, और खापा चान को कहते हैं हिम भूमि। अगला है वनस्पति और प्राणी जात किस प्रकार पाए जाते हैं लद्दाख में। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है और यह जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, ये दोस्तों ये सरपत पेड़ होता है, सरपत विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ फलवित होते हैं। घाटी में तो सरपत, विलो और पॉपुलर ये वन मिलेंगे इसकी घाटी में, और ग्रीष्म ऋतु में सेब और खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ मिलेंगे। और लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नज़र आती हैं। दोस्तों लद्दाख में पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां मिलेगी और इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप यहाँ के सामान्य पक्षी हैं। इन पक्षियों के नाम एक बार आप देख लें। और रॉबिन पक्षी मिलेगा, रेड स्टार्ट मिलेगा, तिब्बती स्नोकॉक मिलेगा, रेवेन, हुप यहाँ पक्षी मिलेंगे। और इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं
जो क्या करते हैं सर्दियों में यहाँ से दूर चले जाते हैं। और लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। और इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इन पशुओं से दूध भी मिलता है, खाल और मांस। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। और भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप, ये चीरू कह दो इसको, या तिब्बती एंटीलोप, ये एक विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार करता है। यहाँ की दोस्तों इसकी शाहतूश नामक इसकी एक ऊन मिलेगी, शाहतूश नामक ऊन मिलेगी। इस तिब्बती एंटीलोप है, चीरू नाम है, इसके लिए इसके शिकार करते हैं। बहुत कीमती ऊन होती है शाहतूश, और जो वज़न में हल्की और अत्यधिक गर्म होती है। शाहतूश ऊन क्या होती है, हल्की होती है वज़न में और अत्यधिक गर्म होती है। चीन और तिब्बती एंटीलोप मिलेगी शाहतूश। अगला देखते हैं यहाँ के लोग किस प्रकार के होते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। दोस्तों क्रिकेट का जो बल्ला होता है सरपत होता है, पेड़ की लकड़ी, विलो बोलते हैं, उनसे बनता है। ये लद्दाख में पाई जाती हैं। लोग, क्या आप लद्दाख और तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? वहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ के जो बौद्ध मठ हैं, जो यहाँ के इनके परंपरा गोम्पा हैं, इनके साथ हैं। और कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस मठ, थिक्से मठ, से मठ और लामा युरु। तो आपको ध्यान रखना कौन कौन से मठ हैं, हेमिस, थिक्से, से और लामा युरु यहाँ के मठ हैं। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जौ उगाएंगे, मटर, सेम, सलजम उगाएंगे। और शीत ऋतु में जलवायु इतनी, दोस्तों जौ, आलू, मटर, सेम उग जाते हैं यहाँ। और शीत ऋतु में इतनी जलवायु कष्टदायी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं और ये केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। तो मठ आपको ध्यान रखना है हेमिस, थिक्से, से और लामा युरु। ये दोस्तों थिक्से मठ, एक मिनट थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको। ये थिक्से मठ है, कैसे पहाड़ पर बना हुआ है। लद्दाख का प्रसिद्ध है दोस्तों थिक्से मठ। लद्दाख की राजधानी लेह है दोस्तों, और सड़क और वायुमार्ग द्वारा भली भांति से जोड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A कहाँ से जोड़ता है, लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ेगा। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो आपको खुद को बताना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ के ये पारंपरिक वेशभूषाएँ, लद्दाख की महिलाएँ इस तरह की वेशभूषाएँ पहनती हैं। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग है 4 दर्रों से गुजरता है। दोस्तों जो मनाली और लेह का राजमार्ग है 4 दर्रों से गुजरेगा। रोहतांग दर्रा, बारा लाचा दर्रा। मनाली कहाँ पड़ेगा, कुल्लू मनाली हिमाचल में है, और लेह तो लद्दाख की राजधानी है ही। 4 दर्रों में रोहतांग, दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, बारा लाचा दर्रा और लूनगा लाचा दर्रा, और इसका नाम क्या है टंगलंगला, बारा लाचा, लूंगा लाचा और टंगलंगला। ये दोस्तों सारे हिमाचल के दर्रे हैं ज़्यादातर इसके। और ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु होती है और जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। इनका नाम है बारा लाचा, लूंगा लाचा, टंगलंगला। ये तो जितने भी लाचा है ना हिमाचल के हैं, रोहतांग भी हिमाचल का है। और ये दोस्तों जो बारा लाचा दर्रा है, बारा लाचा ऐसा दर्रा दोस्तों, यहाँ से ये लोग जाते हैं।
यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, गोम्पा दर्शन करते हैं। तो गोम्पा के साथ में क्या बने हुए हैं, जो बौद्ध स्तूप है, और घास के मैदानों और हिमनदों की सैर और उत्सवों अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों में शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीखा है। और जल और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार और मित व्यवस्था से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत मितव्ययी होते हैं, क्योंकि यहाँ जल है नहीं, ईंधन है नहीं, इसलिए मितव्ययी होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और अब हम इसके अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। विश्व के कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो विश्व में दोस्तों एक तो गर्म रेगिस्तान हो गया और दूसरे होते ठंडे। इसमें गर्म रेगिस्तान में हमने पढ़ा था सहारा, और ठंडे में ये लद्दाख पढ़ा है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? तो लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल है, और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और यहाँ का जो तापमान है दोस्तों, सर्दियों में -40 डिग्री तक चला जाता है। और यहाँ जो वर्षा होती है ये मात्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? तो दोस्तों यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं यहाँ के बौद्ध स्तूप, यहाँ के दर्रे, यहाँ की संस्कृति। दोस्तों, पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण के केंद्र हैं। और अगला देखते हैं, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के लोग गर्म वस्त्र पहनते हैं ताकि वो सर्दी से अपना बचाव कर सके। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो दोस्तों, आपको लद्दाख में एक तो पॉपुलर पेड़ उगता है जिससे क्रिकेट का बल्ला बनता है। इसके अलावा गर्मियों में सेब उग जाता है यहाँ। आप और कमेंट बॉक्स में लिखना और कौन कौन से पेड़ हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दोस्तों, उत्तरी भाग में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म है। लद्दाख में अधिकांश निवासी बौद्ध और मुसलमान हैं। और रेगिस्तान की विशेषता क्या है? विरल वनस्पति विशेषता होती है इसकी, अधिक वर्षा होगी नहीं और अल्प जल वाष्पन होगा नहीं। लद्दाख में हेमिस क्या प्रसिद्ध किसके लिए है? दोस्तों, हेमिस एक बौद्ध मठ है लद्दाख का, ये आपने पढ़ा था। और मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो मिस्र अपनी दोस्तों कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास बहुत ज़्यादा होती है मिस्र में। और अब हम इसको मिलाते हैं, आपस में मिलाना है हमको। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। मरु उद्यान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, मरु उद्यान एक जल के साथ गर्त होता है दोस्तों। जल के साथ गर्त यानी पहले जब मिट्टी होती है बालू मिट्टी, इसको तो हवा उड़ा ले जाती है। तो जब हवा उड़ा ले जाएगी तब भूमिगत जल बाहर आ जाता है, तो उसे मरु उद्यान कहते हैं। लामायुरु क्या है? लामायुरु दोस्तों बौद्ध मठ है। लामायुरु बौद्ध मठ। और तेल कहाँ होता है? तो तेल तो आपको पता है लीबिया में होता है, सब जानते हैं। और दोस्तों, गैंगरी क्या है? गैंगरी, वो गैंगरी एक दोस्तों हिमनद है। गैंगरी हिमनद है। और बेदुइन क्या है? बेदुइन एक प्रजाति है, लोग हैं जो सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। गैंगरी हिमनद हो गया, तेल लीबिया में है, और बेदुइन सहारा में है। अमर उद्यान एक जो जल के साथ गर्त होता है। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। दोस्तों, रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होने का कारण मुख्य रूप से यहाँ की जलवायु है, कम वर्षा का होना। और मुख्य कारण कम वर्षा का होना है, अत्यल्प वनस्पति होने का रेगिस्तान में।
और सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनने का मुख्य कारण है कि जो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी बसती है, तो गर्मी से बचने के लिए वो अपना बचाव करते हैं भारी वस्त्र पहनकर, यानी जैसे टोपी ओढ़ ली, सिर पर गमछा बांध लिया, जूते पहन लिए। और रात में भारी वस्त्र पहनने का मुख्य कारण है, रात में यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और कई बार यहाँ की ठंड जो हिमांक बिंदु से नीचे चली जाती है। इस वजह से सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक रेगिस्तान में जीवन आज यही समाप्त होता है। और इसी के साथ जो हमारा जो कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक भी कंप्लीट होती है। दोस्तों, अब हम 8वीं कक्षा के भूगोल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।